गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट वीडियो में जो है समायोजन के कुछ टॉपिक जो है हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसमें समायोजन में लास्ट टॉपिक क्या था, हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय, ठीक है। तो अदत्त और पूर्वदत्त जो है वो एक्सपेंसेस से संबंधित है। उसके बाद एक टॉपिक और पढ़े थे, वो था उपार्जित आय। तो उपार्जित जो होता है वो आय से संबंधित होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है अनुपार्जित आय। तो अनुपार्जित जो होता है और उपार्जित जो होता है वो दोनों क्या होता है, आय से संबंधित होता है। अब देखिए अनुपार्जित के बारे में क्या बोल रहा है। अनुपार्जित के बारे में बोल रहा है कुछ आय ऐसी होती है जो हमें पहले ही प्राप्त हो जाती हैं, जिसका संबंध इस वर्ष की आय से ना होकर अगले व्यापारिक वर्ष से होता है। अब देखिए आप व्यापार कर रहे हैं तो कुछ आय ऐसा भी होता है जो आपको पहले प्राप्त हो चुका है, ठीक है। जिस वर्ष आप व्यापार कर रहे हैं, जैसे 2021 में आप व्यापार कर रहे हैं तो 2021 में जो आपको आय प्राप्त हुआ है वो 2021 का ना होकर 2022 का होगा, ठीक है। अगले वर्ष का होगा, आगामी वर्ष का होगा। तथा जिसकी सेवाएं देना बाकी रहती है। अब देखिए आपने आने वाले वर्ष का जो है वो आय प्राप्त कर लिया है पर आपको सेवा देना बाकी है, ऐसी आय को अनुपार्जित आय कहते हैं, ठीक है। अनईयर्नेड इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनईयर्नेड इनकम बोलेंगे। सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो ऐसी समस्त आय जो प्राप्त हो गई है पर सेवाएं नहीं दी गई है, अनुपार्जित आय कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अग्रिम प्राप्त कमीशन, किराया, ठीक है। तो ये कुछ आय हो सकते हैं जो अनईयर्नेड होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पास कहीं पास समझना नहीं पड़ेगा कि अनईयर्नेड हम लोग को कैलकुलेट करना है। अनईयर्नेड जो है आपको क्वेश्चन में, अनुपार्जित जो है, उपार्जित जो है, अदत्त, पूर्वदत्त, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको निकालना नहीं है, ठीक है। वो नाम से आपको क्लियर रहेगा कि अनुपार्जित है, उपार्जित है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और कहाँ पर दिया रहेगा, तो समायोजन में दिया रहेगा। जो क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस है उसके नीचे जो समायोजन लिखा रहेगा उस समायोजन के नीचे दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास जर्नल एंट्री दिया हुआ है, ये इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जर्नल एंट्री का यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में देखिएगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बोल रहा है। पहले पॉइंट में अनुपार्जित आय खाता जो होता है एक व्यक्तिगत खाता होता है। क्या होता है, जो अनईयर्नेड अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, अंतिम खाते बनाते समय अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की राशि से घटाया जाता है। अब देखिए उपार्जित और अनुपार्जित क्या है, आय है। तो जब हम लोग लाभ हानि खाता बनाएंगे तो लाभ हानि खाता का क्रेडिट पक्ष क्या होता है, क्रेडिट पक्ष में हम लोग आय को लिखते हैं। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जितनी भी आय होते हैं, अप्रत्यक्ष आय, ठीक है, उसको लिखा जाता है। तो अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन में समायोजन में उपार्जित और अनुपार्जित मिलता है, ठीक है, तो उपार्जित आय को क्या करेंगे, उपार्जित जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको क्या करेंगे, संबंधित आय में जोड़ेंगे, ठीक है। और अनुपार्जित आय को क्या करेंगे, संबंधित आय में घटाएंगे। किसमें, तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, अनुपार्जित आय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। जो अनईयर्नेड इनकम जो होता है उसको बैलेंस शीट के किस साइड में लिखा जाता है, तो दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि आपने एडवांस लिया हुआ है तो आपका लायबिलिटीज है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी मतलब दायित्व, और दायित्व पक्ष में ही क्या करेंगे, अनुपार्जित आय को लिखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि अनुपार्जित आय की राशि तलपट में उपस्थित है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अनुपार्जित आय जो है
वो समायोजन में ना देकर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, जो फॉर्मेट रहता है ट्रायल बैलेंस का उसके अंदर दिया हुआ है। तो फिर उसको हम लोग लाभ हानि खाते में नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही लिखा जाएगा। फिर लाभ हानि खाते के संबंधित आय में हम लोग क्रेडिट पक्ष में नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है। देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा दिया हुआ है उदाहरण, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन का, कमीशन प्राप्त दिया हुआ है। अब देखिए कमीशन क्या हो गया, प्राप्त बोल रहा है मतलब आए हैं, तो ट्रायल बैलेंस में किधर आएगा, क्रेडिट पक्ष में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है आपका। अब देखिए उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे किया है, तो जर्नल एंट्री हम लोग को नहीं करना है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए लाभ हानि खाता, उसके बाद क्या है, यहाँ देखिएगा सबसे नीचे वाला जो दिया हुआ है फॉर्मेट, लाभ हानि खाता का फॉर्मेट है। तो जो उपार्जित और अनुपार्जित जो होता है वो आय से संबंधित होता है, तो लाभ हानि खाते के आय पक्ष में लाभ हानि खाता का आय पक्ष कौन सा होगा, वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कमीशन के बारे में दिया हुआ है, तो कमीशन क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 रुपये से, ठीक है। अब उसमें अनुपार्जित कमीशन को क्या कर रहे हैं, देखिए घटा रहे हैं, ठीक है। 1000 रुपये दिया हुआ है समायोजन में नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे अनुपार्जित कमीशन 1000 रुपये, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आएगा, 2000 रुपये, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद बैलेंस शीट में, ठीक है, तो बैलेंस शीट में अनुपार्जित कमीशन जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उदाहरण में जो दिया हुआ था, उसका लेखा कहाँ होगा, तो मैंने बताया कि अनुपार्जित जिसका आपने सेवा नहीं दिया है और आपको वो प्राप्त हो गया है वो राशि, तो आपके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपकी लायबिलिटी होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे, उसको लायबिलिटी कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी में जितना भी अनईयरनेड कमीशन होगा, उस अनईयरनेड कमीशन को हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी कॉलम में लिख देंगे 1000 रुपये, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, जिसका हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ बस एक छोटा सा मीनिंग बताया हुआ है डेप्रिसिएशन का, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि व्यापार में लाभ अर्जित करने के लिए अनेक प्रकार की स्थायी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अनेक प्रकार की क्या करेंगे, फिक्सेड एसेट्स को क्या करेंगे, आप अपने व्यापार में यूज़ करेंगे, जैसे प्लांट मतलब मशीन, फर्नीचर, भवन, भूमि, ये सब चीज़ क्या है, आपका फिक्सेड एसेट्स हो गया, मोटर कार, ठीक है। अतः इन स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग से अथवा समय व्यतीत होने या अन्य किसी कारण से इनके मूल्यों में जो निरंतर कमी आती है, यही कमी मूल्यह्रास कही जाती है। अब देखिए आप जब स्थायी संपत्तियों को अपने व्यापार में रखेंगे तो उसका क्या होगा, निरंतर प्रयोग होगा, अथवा क्या हो रहा है, अगर प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। आपने 2020 में मशीन को ख़रीदा था, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी क्या हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है, बिना यूज़ किए कम हो रहा है, या अन्य भी कोई कारण हो सकता है जिससे क्या होता है, उसके मूल्यों में जो है, किसके मूल्यों में, तो स्थायी संपत्तियों के मूल्य में निरंतर कमी आती रहती है। यही कमी क्या होता है, मूल्यह्रास कही जाती है। मूल्यह्रास व्यापार का एक आवश्यक व्यय माना जाता है, ठीक है। मूल्यह्रास जो होता है व्यापार का एक आवश्यक व्यय होता है। अब देखिए कि मूल्यह्रास का लेखा कैसे होगा। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग संपत्तियों पर ह्रास की दर भी भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखिए संपत्ति, जैसा संपत्ति रहेगा, जैसा फिक्सेड एसेट्स रहेगा, उस पर ह्रास का दर भी अलग होता है, ठीक है। जैसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला एसेट्स है उस पर ह्रास की दर क्या होती है, कम होती है, और जो कम यूज़ होने वाला एसेट्स है जैसे फर्नीचर,
ठीक है, वो एक ही जगह पर पड़े रहता है, तो उस पर डेप्रिसिएशन का क्या है, जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, यदि ह्रास की राशि पहले से ही तलपट में उपस्थित है। अब देखिए, जो डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो जो तलपट में अगर उपस्थित है, जो आपके क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, तो उस ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर उपस्थित है तो इसे केवल लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है चिट्ठे के संपत्ति से घटाकर नहीं लिखा जाता है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जब हम लोग संपत्ति पक्ष में उस संपत्ति का अमाउंट लिखेंगे तो ऑलरेडी वो घटा हुआ है, क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में से डेप्रिसिएशन को घटाया गया था। तो जो घटा हुआ वैल्यू रहेगा उस घटा हुआ वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में चिट्ठा में जो है शो कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो माइनस किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अभी जैसे हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, तो जो भी आपको समझ में आ रहा हो केवल उतना ही समझिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट जो है ये चैप्टर जो है वो इजी समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर में केवल थ्योरी दिया हुआ है, और थ्योरी किस चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो आने वाला चैप्टर है इसके बाद। ठीक है, तो उसके लिए ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु के नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए, तलपट जो है, तलपट में एसेट्स, तो तलपट में जो है एसेट्स डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है, तो मशीन खाता डेबिट साइड में 50,000 रुपये लिखा हुआ है, और फर्नीचर खाता जो है डेबिट साइड में कितना लिखा हुआ है, 20,000 रुपये लिखा हुआ है। अब देखिए, समायोजन में ट्रायल बैलेंस के नीचे समायोजन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उस एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं कि मशीन पर 20% और फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जर्नल एंट्री, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। अब देखिए, अंतिम खातों पर इसका प्रभाव जो है कैसे पड़ेगा। तो अंतिम खातों में जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो व्यापार खाता में तो ये आएगा नहीं, क्योंकि जो है एसेट से रिलेटेड जो है वो एंट्री है, लिखा है। तो व्यापार खाता में केवल हम लोग प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय को लिखते हैं। उसके बाद जो आता है लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाता में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं और अप्रत्यक्ष आय जो होते हैं उसको क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन हो क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय है। अब देखिए, डेप्रिसिएशन का लेखा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होगा, तो देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ह्रास खाता से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, डेप्रिसिएशन मशीन पर कितना था, 20%। समायोजन में क्या लिखा होता है, मशीन पर 20% और फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए। तो मशीन पर जो है 20%, तो मशीन का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 50,000 रुपये। क्वेश्चन में उदाहरण में दिया हुआ है 50,000 रुपये। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये के हम लोग क्या किए, लाभ हानि खाता में डेबिट कर दिए। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू उदाहरण में ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपये, और फर्नीचर पर ह्रास कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। ठीक है, तो 20,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। ये देखिए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ही डेप्रिसिएशन से संबंधित है। दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, हम लोग अमाउंट कॉलम में लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिख देंगे। ये हो गया 12,000 रुपये। उसके बाद देखिए, बैलेंस शीट क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में 2 पक्ष होता है, आपके बाएं हाथ के पक्ष में लायबिलिटी होता है और
दाएं हाथ के पक्ष में मतलब राइट साइड में क्या होता है, एसेट्स होता है। तो ये जो मशीन है, फर्नीचर है, क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स को एसेट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है, संपत्ति पक्ष में ही लिखेंगे। अब देखिए मशीन का जो उदाहरण में जो वैल्यू दिया हुआ था 50,000 रुपये, वो हम लोग क्या किए, मशीन का वैल्यू 50,000 रुपये लिख दिए। अब देखिए लाभ हानि खाता में उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे, तो 10,000 रुपये चार्ज किए थे। तो 10,000 रुपये चार्ज करने के बाद माइनस कर देंगे उसको, कितना बचा, मशीन का वैल्यू 40,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है उदाहरण में 20,000 रुपये। उसमें से क्या करेंगे, हरास जो है, डेप्रिसिएशन जो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए हैं 2,000 रुपये, वो माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 18,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक के साथ उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के साथ जो है उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि उसको कैसे लिखना है, किधर लिखना है, किस अकाउंट में पुटअप करना है, बैलेंस शीट में पुटअप करना है या किसी अकाउंट में पुटअप करना है। तो ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन में हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग, जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी देखिए अब केवल आपका 2 टॉपिक बच गया है, वो है अगला टॉपिक आपकी अभी दिख रहा है आपको, बैड डेब्ट्स, डूबा ऋण, और एक है बैड डेब्ट्स प्रोविजन। तो केवल 2 ही टॉपिक बच गया है, ये 2 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।